नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री मोदी आज केरल और तमिलनाडु दौरे पर हैं। केरल के पलक्कड़ में पीएम का रोड शो शुरू हो गया है। पीएम मोदी तमिलनाडु के सलेम में रैली करेंगे। तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं केरल, जहां पर लाइव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाएंगे। अप्रैल को वोटिंग होगी और केरल में 20 सीटें हैं। तो ये तस्वीरें सीधा हम आपको केरल से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो गया है। चारों तरफ जनता का हुजूम देखने को मिल रहा है और सभी लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें सीधा हम आपको केरल से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो गया है और जनता से वो अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनता का जो हुजूम उमड़ा हुआ है वो आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभिवादन करना चाहते हैं। ये भारी भीड़ केरल में आप देख सकते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है और बीजेपी का मिशन दक्षिण लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण राज्यों का दौरा कर रहे हैं और यहां पर जनता से रूबरू हो रहे हैं। रोड शो के जरिए वो लोगों से मिल रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये रोड शो जारी है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जनता का अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। रोड के दोनों तरफ लोगों की भारी संख्या में भीड़ देखी जा सकती है और हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करना चाह रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार केरल दौरे पर हैं और वहां पर उनके तरफ से ये रोड शो किया जा रहा है। बीजेपी का मिशन दक्षिण लगातार जारी है और यहां पर अलग अलग राज्यों में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं और 15 मार्च से आज 19 मार्च तक लगातार ये दौरा जारी है। लगभग 5 राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और ये मिशन दक्षिण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है। ये तस्वीरें हम आपको केरल से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो गया है। जनता का एक हुजूम देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हिंदी बेल्ट के साथ साथ बीजेपी अब मिशन दक्षिण पर भी तत्पर है और मिशन दक्षिण को लेकर लगातार बीजेपी के कद्दावर नेता अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल दौरे पर हैं। यहाँ उनका हुजूम, जनता का हुजूम आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मिशन दक्षिण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में है। एक तरफ 2024 का रण है और दूसरी तरफ बीजेपी का मिशन 2024 और मिशन दक्षिण है। तो ये आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में जनता का एक हुजूम देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं और सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और तो तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मिशन 2024 का रण तैयार है और यही वजह है कि बीजेपी लगातार अलग अलग राज्यों में जाके उनके कद्दावर नेता रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं। तमाम अभियान उनकी तरफ से चलाए जा रहे हैं और हिंदी बेल्ट के साथ साथ अब मिशन दक्षिण पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 15 तारीख से उनकी तरफ से ये दौरे किए जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जाकर उनके तरफ से दौरे किए जा रहे हैं और आज मिशन दक्षिण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल पहुंचे हुए हैं और यहां पर उनकी तरफ से रोड शो किया जा रहा है। रोड शो में भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं।
चुनाव की तारीखें आ गई हैं, ऐलान हो चुका है, 24 का रण तैयार है और बीजेपी का मिशन दक्षिण तैयार है। और एनडीए में सीट बंटवारे से पशुपति पारस नाराज है। मंत्री पशुपति पारस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। थोड़ी देर में पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। पशुपति पारस बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो सीटें ना मिलने के बाद, एनडीए में सीट बंटवारा होने के बाद पशुपति पारस नाराज हैं और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि बिहार में एनडीए का गठबंधन हो गया है, लेकिन पशुपति पारस के खाते में एक भी सीट नहीं गई है और यही वजह है कि पशुपति पारस नाराज हैं और उनके तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। देखने वाली बात ये होगी कि पशुपति पारस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या ऐलान कर सकते हैं। तो बिहार में और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, पशुपति पारस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या उनकी तरफ से बड़ा ऐलान हो सकता है? क्या वो अदर पार्टी में या महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं? ऐसी कोई अटकलें लगाई जा रही हैं पंकज? बिल्कुल बेशक। देखिए, लगातार जिस तरह से उन्होंने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा था कि जब तक एनडीए अलायंस अपनी सीटों को शेयरिंग को लेकर अनाउंसमेंट नहीं करता तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा। और अब माना जा रहा है कि जब सीट शेयरिंग पूरी हो चुकी है और सीट शेयरिंग में पशुपति के पारस की पार्टी को कुछ नहीं मिला है, तो ऐसे माना जा रहा है 11:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पशुपति पारस और केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पशुपति पारस हजारीबाग जो सीट है वहां से दोबारा अपने निर्दलीय या तो जो आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन है उनके साथ चुनाव लड़ सकते हैं, ये माना जा रहा है। लेकिन लगातार इसको इंतजार करना पड़े जब 11:30 बजे के आसपास पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अपने सांसदों के साथ, तो क्या बड़ा फैसला लेंगे ये इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन खबरें जो निकल रही हैं, जो कल जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए ने अनाउंसमेंट हुआ उसमें पशुपति पारस को तवज्जो नहीं दी गई है, उस बात की नाराजगी पशुपति की तरफ और पशुपति पारस की तमाम जो कार्यकर्ता उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की गई। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, चाचा भतीजे की लड़ाई में आखिरकार भतीजा जीत गया और ये भी कहा जा रहा है कि अगर पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल होते हैं तो 5 सीटें जो चिराग पासवान को दी गई हैं वही सीटें पशुपति पारस को मिल सकती हैं और वहां पे वो अपने प्रत्याशियों को उतार सकते हैं। तो ये कड़ी टक्कर होगी अगर ऐसा होता है पंकज? बिल्कुल बेशक। देखिए, वो लगातार डिमांड कर रहे हैं अपनी तरफ से कि वो 5 सीट हो जो चिराग पासवान को एनडीए ने दी है जी। और कोई सिग्नल भी नहीं दिया गया कि वो किन किन सीटों पे पशुपति पारस को संभावित सीटें दे सकते हैं। लेकिन जो लगातार हाजीपुर सीट को लेकर लगातार जो समीकरण बना हुआ है उसको माना जा रहा है कि अगर महागठबंधन में उनकी एंट्री नहीं होती है तो हाजीपुर सीट से पशुपति पारस निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। अब इंतजार करना पड़ेगा 11:30 बजे का, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कुछ ऐलान करेंगे। लेकिन नाराजगी साफ नजर आई है उनकी तरफ से। लेकिन कल जब ऑफ द रिकॉर्ड बात की जाए, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने ये बात कही है, मानी है कि सबको खुश रखा जाएगा, उनसे ही बातचीत चल रही है। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने राज्यसभा या तो किसी राज्य का राज्यपाल बनाकर उनको संतुष्ट किया जाए। जी बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। और दिल्ली में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस मुख्यालय में ये अहम बैठक हो रही है। खड़गे सोनिया गांधी की मौजूदगी में ये बैठक हो रही है। तो कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस मुख्यालय में ये अहम बैठक हो रही है। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी भी मौजूद हैं। दिल्ली में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी। कांग्रेस मुख्यालय में ये अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की अहम बैठक हो रही है। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी इस बैठक में मौजूद है।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज बानखेड़े हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, कांग्रेस की CWC की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? पंकज, ये कांग्रेस की CWC की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अधिक जानकारी मिल पा रही है? बैठक कितनी अहम है, किन मुद्दों को लेकर यह बैठक हो रही है? पंकज, तो आपको बता दें कि कांग्रेस की CWC की बैठक शुरू हो चुकी है। कांग्रेस मुख्यालय में ये अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी सहित तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं और ये बैठक चुनाव से पहले काफ़ी अहम मानी जा रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस अब एक्शन मोड में है क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी की जो यात्रा थी वो खत्म हो गई है और अब कांग्रेस मुख्यालय में ये अहम बैठक हो रही है। और कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी तैयारी कर दी गई है। अंतिम रूप देने के लिए आज बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बैठक करेंगे। लोकसभा के बाकी उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। घोषणा पत्र को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। आज शाम 6 बजे CEC की बैठक होगी। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी तैयारी को लेकर कांग्रेस आज बैठक करेगी। आज शाम 6 बजे CEC की बैठक होगी और इस बैठक में घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही बचे हुए उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान इस बैठक में हो सकता है। लोकसभा के बाकी उम्मीदवारों पर भी चर्चा होगी और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। घोषणा पत्र को कांग्रेस इस बैठक में अंतिम रूप देगी और आज ये बैठक शाम 6 बजे CEC की बैठक होगी और ये बैठक कांग्रेस के लिए काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि घोषणा पत्र को इस बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा और साथ ही लोकसभा चुनाव में बाकी बचे उम्मीदवारों पर भी कांग्रेस चर्चा करेगी इस बैठक में। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं लोकसभा के बाकी बचे हुए उम्मीदवारों को लेकर और घोषणा पत्र को लेकर। कांग्रेस की आज अहम बैठक होगी। CEC की बैठक होगी शाम 6 बजे ये बैठक होने वाली और इस बैठक में घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा और साथ ही लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार जो बचे हुए हैं उन पर चर्चा की जाएगी, उन पर मंथन किया जाएगा। तो ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कई राज्य, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन अब आज इस बैठक में ये उम्मीद लगाई जा रही कि बाकी बची हुई सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के पत्ते खोल सकती है, उसको लेकर चर्चा करेगी और साथ ही घोषणा पत्र जो काफी अहम माना जा रहा है। तो यात्रा के दौरान कई वादे राहुल गांधी ने किए, 5 न्याय योजनाएं उनके तरफ से लाने की बात की गई है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस घोषणा पत्र में किन किन चीजों को जगह दी जाती है और आज घोषणा पत्र को कांग्रेस अंतिम रूप देगी और उसके साथ ही बचे हुए उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा करेगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस की अहम बैठक आज शाम 6 बजे होगी और इस बैठक में घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही लोकसभा उम्मीदवारों के बचे हुए नामों का ऐलान बीजेपी कर सकती है, उन पर चर्चा करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के गुरुद्वारा श्री नाड़ा साहिब में प्रार्थना करने के बाद आशीर्वाद लिया और इस दौरान CM सैनी ने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करनाल आ रहे हैं और वो उनके साथ धरौंडा में चुनावी रैली की शुरुआत करेंगे। आज एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। आज चुनाव प्रचार का आगाज आदरणीय नड्डा जी करनाल के लोकसभा क्षेत्र धरौंडा से एक बड़ी जनसभा के माध्यम से आज करने वाले हैं और आज मैं गुरु महाराज जी के चरणों में शीश नवाने के लिए आया था कि पिछले 10 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को जो एक नई दिशा देने का काम किया है,
भारत के अंदर दूर दराज बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है। गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों में किया है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती से आगे बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जनता का अभिवादन किया और जनता से भी उन पर फूल बरसाए। आपको बता दें कि रोड शो के दौरान सीएम ने जनता से बीजेपी उम्मीदवार बंडू कटारिया को वोट देने की अपील की और उसके बाद वो अंबाला कैंट में अनिल विज से मिलने बिना दरौंडा के लिए निकल गए। और आपको बता दें कि सीएम सैनी ने राज्य की कमान संभालने के साथ ही जनता से सीधे जुड़ाव के प्रयास शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और बिहार में 40 सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का अहम बयान सामने आया। उनका कहना है कि नीतीश कुमार को इस बार भाजपा ने छोटे भाई की भूमिका दी है और दबाव की राजनीति को समाप्त किया है। महागठबंधन के 1-2 दिन में सीट बंटवारे की जानकारी आ जाएगी। आंतरिक तौर पर महागठबंधन में हर काम मजबूती से चल रहा है। नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने इस बार छोटे भाई की भूमिका दी है और दबाव की राजनीति को समाप्त किया है कि आप छोटे हैं, छोटे रहिए। 16-17 इसलिए किया गया है। मेरा मानना साफ है कि अभी तो आपने संख्या बताई है, कौन सीट मिला है नहीं मिला है उसका भी धीरे धीरे खुलासा होगा। महागठबंधन 1 से 2 दिनों में कौन सीट पर कौन लड़ेगा, किस घटक दल को कितनी संख्या में सीट मिलेगी, सभी चीजें पीपुल डोमेन में आ जाएगी। और स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। मां लक्ष्मी पर टिप्पणी करना उन पर भारी पड़ गया है। महिला ने वजीरगंज थाने में ये मामला दर्ज करवाया है। रागिनी रस्तोगी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब उन पर एक एफआईआर और दर्ज की गई है। मां लक्ष्मी पर विवादित टिप्पणी करना स्वामी प्रसाद मौर्य को भारी पड़ गया है। रागिनी रस्तोगी ने ये मामला दर्ज करवाया है। लखनऊ के वजीरगंज में स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मुख्य पक्षकार राखी सिंह की तरफ से जिला न्यायालय में दाखिल की गई 2 याचिकाओं पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी और इसमें ज्ञानवापी परिसर में बंद 8 तहखानों को खोलने की मांग की गई है। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर की छत पर मुस्लिम समाज को जाने से रोकने को कहा गया है और नमाज न पढ़ने की याचिका भी दायर की गई। इसके पीछे की वजह छत का कमजोर होना बताया गया है और राखी सिंह के अधिवक्ता बहादुर सिंह, अनुपम द्विवेदी और सौरभ तिवारी ने ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखानों को खोलने और उनके एएसआई सर्वे की मांग की है। जो राखी सिंह वगैरह उत्तर प्रदेश स्टेट वगैरह है वर्सेस ये आज इसका मूल जिसमें एएसआई सर्वे भी हुआ, साधारण सर्वे कमीशन और सारे सर्वे का रिपोर्ट भी माननीय कोर्ट में दाखिल है। और संयोग कहिए किसी समय 31 जनवरी को जिला जज महोदय जो है रिटायर हो गए हमारे विश्वेश जी, और तब से मामला ये जिला प्रभार जो है जिला जज का जो है न्यायालय का एडीजे फर्स्ट देख रहे हैं और ये तारीख पे तारीख पड़ रही है। जब तक जिला कोर्ट यहाँ बहाल पुनः जो है नियुक्ति नहीं हो जाती है जिला कोर्ट की, तब तक हमें नहीं लगता कोई सुनवाई होगी और ऐसा ही डेट पड़ रहा है, पड़ेगा और आज भी जो है इसी संदर्भ में सुनवाई होनी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आंचल सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आंचल, ज्ञानवापी परिसर को लेकर एक और याचिका दायर की गई है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल आर्या, जैसा कि बता दें कि ज्ञानवापी परिसर का जो मामला है वो काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। आज
इस मामले में एक और सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिषद का जो मामला रहा है, बीते शुक्रवार 1 मार्च को कुछ नमाजियों के द्वारा उस स्टैंड को ले जाने की जो प्रकरण रहा है, उसके संदर्भ में प्रार्थना पत्र दायर किया गया है जिला अदालत में, और जिसकी सुनवाई आज हो रही है। बिल्कुल आंचल, लेकिन 8 तहखानों को खोलने की मांग की गई है और उनका एएसआई सर्वे करवाने की भी मांग की गई है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। आंचल, दिसंबर का जो सुनवाई हुई थी उसमें ये साफ तौर पे बता दिया गया था कि हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ और अर्चना करने की अनुमति मिल चुकी थी, जिसके बाद से जो मुस्लिम पक्ष रहा है वो कहीं ना कहीं आपत्ति जता रहा है इस मामले पे कि, और इस संदर्भ में एक बात और सामने आई है कि जो हिंदू पक्ष रहा है और मुस्लिम पक्ष के बीच में ये विवाद भी आ रहा है कि जो नमाजी हैं वो काफी उद्दंड मचा रहे हैं और जो न्यास जी का तहखाना है वो काफी साल पुराना है, और तहखाने के ऊपर जो मुस्लिम पक्ष है वो काफी उद्दंड वगैरह मचा रहे हैं, जिसके संदर्भ में भी वहाँ की जो ट्रस्टी हैं उन्होंने प्रार्थना पत्र दायर की है, जिसकी सुनवाई भी आज हो सकती है। बिल्कुल आंचल, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो 8 तहखानों को खोलने की याचिका दायर की गई है हिंदू पक्ष की तरफ से, क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से किसी ने इस पर याचिका दायर की है? इसका कोई आरोप इस पर लगाया गया है या कोई ऐसी जानकारी? जी बिल्कुल, जानकारी अभी यहाँ तक सामने आई है कि जो नमाजी पक्ष के अध्यक्ष है उन्होंने इसके लिए भी याचिका दायर की है कि जो नमाजी थे जिन्होंने शू स्टैंड की मांग की थी, लेकिन आपको बता दें कि क्योंकि ये विवादित मामला है तो इस पक्ष में अभी भी किसी कानूनी उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का ये रहा है कि शू स्टैंड वहाँ पे लगना चाहिए और जिसका अनुमति भी दे दी गई थी कहीं ना कहीं। बिल्कुल आंचल, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि छत पर जाने की, जो ज्ञानवापी छत पर मुस्लिम पक्ष को जाने के भी रोक लगाने की मांग की गई। क्या वजह है कि ये भी मांग की गई कि मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी की छत पर ना जाएं? आंचल, बिल्कुल आजा, हम आपको बता रहे हैं कि क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से ये प्रार्थना पत्र दायर किया गया है कि जो नमाजी है मुस्लिम पक्ष वो जब छत पे जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उद्दंडता और भगदड़ मचा रहे हैं, जिससे कि व्यास जी के तहखाने में काफी मुश्किलें हो रही है, क्योंकि आपको बता दें वो तहखाना काफी लगभग कई सदियों पुराना है, तो जिसके लिए भी हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की है। बिल्कुल आंचल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।